गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग द हिंदू एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं 26 सितंबर 2025। देखिए दोस्तों, मैंने कल भी बताया था आपको कि हम लोग आज ये जो सीरीज़ कर रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। जबकि हालांकि मैं बाहर था तो इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, फिर भी आज मैं आपके लेके आ रहा हूँ। आज है नवमी का दिन, तो आपके लिए शुभ नवमी, दुर्गा पूजो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कि आज का पहला टॉपिक है ये जो क्विक हेडलाइंस बोलेंगे हम लोग। ये देखिए, एग्ज़ाम में ये डेथ कितना हुआ ये सब मैटर नहीं करता, पर ये टॉपिक है, ये GS2 में इंटरनल सिक्योरिटी में इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। देखिए, लेह में जो एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई सिविलियन में, बीजेपी ऑफिस और वहाँ का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे भी आग लगाई गई है। काफ़ी दुखद बात है। इसको देख के सोनम वांगचुक को गवर्नमेंट ने अरेस्ट भी कर लिया है और उन पे उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर बैन कर दिया है FCRA ने। और उन एलिगेशंस ये है कि वो फॉरेन फंडिंग के थ्रू ये इंटरनल डिस्प्यूट्स और इंटरनल ये जो वायलेंस हुआ इसके लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन को सरकार जिम्मेदार बता रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये MP गवर्नमेंट में जो कस्टोडियल डेथ हुआ था वहाँ पे उसके खिलाफ CBI का जो इंक्वायरी हुआ था उनके इनएक्शन पे उनको डांटा गया है। दोस्तों देखिए, CBI इंक्वायरी करती है। देखिए, कोई भी अगर सज़ा का हकदार है तो उसको कोर्ट में सज़ा मिलनी चाहिए। कस्टोडियल डेथ एक बहुत बड़ा इंडिया का नेगेटिव है। लास्ट ईयर 2-3 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि तमिलनाडु में कस्टोडियल डेथ हो गया था। 2 बिजनेसमैन को पुलिस ने पीट पीट के मार दिया था। तो ये भी उसी तरीके का ये सब इशू चल रहा है। तो ये एक सुधारने की बात है। जबकि पुलिस अपने आप में है, पावर है उनके पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए। लॉ को हाथ लेने में उनका कोई पावर नहीं है। कोर्ट को इस और गवर्नमेंट को इन चीज़ों को काफ़ी सीरियसली गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि सिटीजन ही सुप्रीम है, आदमी सुप्रीम है। आदमी के लिए लॉ बनाए जाते हैं और लॉ का इन वायलेशन एक बहुत डेंजरस चीज़ है जिसको हमें रोकने की सख्त ज़रूरत है दोस्तों। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं कि अभी जो यहाँ पे एक जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है उसमें अपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि नहीं, पहले क्या होता था इलेक्शन में, जब ये इलेक्शन वगैरह होता था उसमें पहले बैलेट पेपर को चेक किया जाता, काउंटिंग प्रोसेस उनके शुरू होते, उसके बाद तुरंत बाद थोड़ी देर बाद EVM की काउंटिंग शुरू हो जाती थी। पर अभी ऑपोजिशन ने ऐसा कहा कि ऐसा ठीक नहीं है। पहले आप बैलेट पेपर की काउंटिंग ख़त्म कीजिए, उसके बाद अब ये EVM की काउंटिंग शुरू कीजिए। इससे डिस्क्रिपेंसी को मिसमैच देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी आपको पता होगा, एक ये हमारे देश में जो बाबा वगैरह है उन पे ऊपर केस ऐसा रजिस्टर होते जा रहे हैं। पहले भी आशाराम बापू थे और बाकी भी जिन्होंने एक ये दिल्ली में जो केस चलते हैं इनमें मिस्टर सरस्वती जो है इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस और जो इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन BNS एक्ट के तहत लगाया गया है और ये बसंत कोच थाना में किया गया था दिल्ली में। देखिए, ये जो नया BNS एक्ट आया उसमें ये जो एक्ट्स वगैरह है 79, इसमें मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का इंसल्ट होता है तो उसको रजिस्टर किया जाता है। 75 टू सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए है और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए 351 टू है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है कि अभी MSc ILSA 3 इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने कंपनसेशन मांगा था 9,531 करोड़, जबकि हाई कोर्ट ने इसका कंपनसेशन काट के 1,227.62 करोड़ किया है। देखिए, अभी जो ये मराइन पॉल्यूशन हुआ था जिसके कारण इकोसिस्टम के डैमेज हुआ था और वहाँ पे फिश अगर वहाँ के जो कम्युनिटीज़ है उनके लाइफ पे इफेक्ट हुई थी, तो इसको देखते हुए मैराइन एंड कोस्टल पॉल्यूशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा पेमेंट करती है तो इनको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। पर इन्होंने ये इसको गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने ऐसा किया कि इनके जो सिस्टर वेसल है उनको आप होल्ड पे रखिए जबकि ये पेमेंट ना करेंगे और 1227.62 करोड़ देने की उन्होंने बात कही है। देखते दोस्तों इस केस में आगे क्या होगा। वैसे कोई टॉपिक से ये रिलेटेड तो नहीं है, पर इन्वायरमेंटल GS3 में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में मैराइन और
कोस्टल पॉल्यूशन को देखते हुए ये एक मेजर्स है। और इकोनॉमिक प्रमोशन GS3 में टॉपिक में कि कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, तो बैलेंस अप्रोच की दिखाती है। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, अगर GS3 में अगर इकोनॉमी के एंगल से देखेंगे तो सुप्रीम गवर्नमेंट के इस डिसीजन को आप रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल के रूप में देख सकते हैं। और पॉल्यूशन को अगर देखेंगे GS3 में तो उसको हम लोग मराइन और कोस्टल के एंगल से देख सकते हैं कि कैसे बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है नायडू इनॉग्रेट्स तिरुमला टेम्पल। देखिए ये टॉपिक कुछ खास नहीं था, पर इसमें जो टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात करती है। स्टैम्पीड एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। माँ कुंभ मेला में भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, और बाकी भी स्टैम्प अभी देखिए मिस्टर विजय की जो ये जो यहाँ पे रैली थी उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। तो इसमें अगर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए तो स्टैम्पेड को रोका जा सकता है, लोग को मरने से बचा जा सकता है। तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अगर ये नायडू ने इनॉग्रेट किया है आंध्र प्रदेश में तिरुमला टेम्पल में, अगर देखते हैं। और इसी अगर टेक्नोलॉजी अगर ये जो बाकी जगह पे भी इम्प्लीमेंट हुआ तो काफ़ी रश वाली सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता है, और पुलिस को और लाइट एडमिनिस्ट्रेशन को इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। देखिए अभी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके चलना पड़ेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल प्रोसेस की बात करती है तो टेक्नोलॉजी हमें आगे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, जिसमें डाटा फीड किए जाएंगे। डाटा अगर फीड होगा तो फ्यूचर में जाके वो कंट्री स्पेसिफिक डेटा रहेंगी तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, अन्य सेक्टरों में भी इस नॉलेज जो बैंक है, डेटा बैंक ऑफ कंट्री, इसको रीड करके अलग अलग स्कीम्स और अलग अलग मैनेज करने वाली पॉलिसी को बनाया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है ये, अभी मैंने आपको कहा था जो FCRA लाइसेंस इनके वांगचुक ऑर्गेनाइजेशन SCCM कैंसिल कर दिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने HAL के साथ मिलकर 62,370 करोड़ का डील किया है। 75 LCA इंडियन एयरफोर्स के लिए लेके आएंगे इसमें। देखिए पहले क्या होता था कि इंडिया बाहर कंट्री से इंपोर्ट करती थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि इंडिया में काम करेगी, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है ये सब चीज़। और अभी आपको पता होगा MiG-21 जिसने इन्होंने का इंडिया को हर फेज में जीत दिलाई है। 1971 वार हो, 1999 कारगिल वार, ऑपरेशन सिंदूर हो, पहलगांव अटैक के खिलाफ, तो ये सब फेज में MiG-21 ने इंडिया को कभी निराश नहीं किया। पर अभी जो केस है उसको टेक्नोलॉजी और उसके पुराने मशीन पूरा इक्विपमेंट से उसको अभी आर्म फोर्स से हटाने की बात की गई थी और उनका हटाया भी गया है। उसको रिप्लेस करने के लिए इंडिया में इंडिजिनस तेजस का भी ये प्लेस कर सकती है। ये हाई ऑफिशियल्स ने हमने कहा था पहले लास्ट टॉपिक्स में। अभी देखिए राजनाथ सिंह मोरक्को गए थे। मोरक्को जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे इनॉग्रेशन किया टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। आपको पता होगा दोस्तों कि ये अफ्रीकन कंट्रीज पे रशिया से काफ़ी ज़्यादा वेपन्स इंपोर्ट करती है, पर अभी जो सैंक्शंस लगे गए हैं उन पे, उसको देखते हुए क्या पता वो अगर डिफेंस एक्सपोर्ट ना कर पाए तो वो जो फील्ड वैक्यूम होगा उसमें इंडिया अपने प्रिसाइज स्मॉल शॉर्ट एंड टेक्नोलॉजी और बाकी आर्म्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, लो एंड टेक्नोलॉजी वेपन्स वगैरह का जिसमें इंडिया एक्सपर्ट है, वो अगर वहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट करती है तो इंडिया का इसमें एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, प्राइवेट सेक्टर भी मोटिवेट रहेंगे और इससे इंडिया का गेटवे मिलेगा अफ्रीका की। अफ्रीकन कंट्रीज में अगर इंडिया, देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चाइना कैसे अफ्रीका पे इन्वेस्ट करती जा रही है, और पहले भी इंडिया ने इसी को देखते हुए अपने भी वहाँ पे चाइना को फॉलो करते हुए, फॉलो ऐसा बोलना चाहिए पर हम लोग रियल में वही है, इंडिया ने फॉलो किया है कि अफ्रीकन कंट्रीज आफ्टर चाइना, तो इंडिया ने वहाँ पे अफ्रीका के साथ धीरे धीरे इंडिया वहाँ पे अपना पेनिट्रेशन करने की कोशिश कर रही है। देखते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे जो ये एक चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि अगर कोई ये मेहर निशा एक वहाँ के आसाम में रहने वाले वहाँ के सिटीजन थे, उन्होंने उनको जो ये फॉरेन ट्रिब्यूनल फाइंडिंग्स में जो उनको डिसीजन दिया गया उसको गुजरात हाई कोर्ट ने इसको चैलेंज पूरा इसका मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को चैलेंज करते हुए, गुजरात हाई का जजमेंट को चैलेंज करते हुए, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल फाइंडिंग जो उनके वहाँ पे जो जजमेंट फॉरेन ट्रिब्यूनल में जो फाइंडिंग मिली थी उसके कारण उसको देखते हुए
सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट को ये देखते हुए अभी उन्होंने इस डिसीजन को होल्ड किया है और एग्जामिन करेंगे कि उनको ये केस क्या है, और हाई कोर्ट को डिसीजन को उन्होंने थोड़ा स्टे लगाया इसके ऊपर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अभी देखते हैं ना हम लोग कि जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, राइटर कहते हैं कि हैवी सेंट्रलाइज है। इवन जो ये मेजर कंट्री है, कोस्टल कंट्री, मेजर स्टेट्स है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, वो मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स एक्सपोर्ट 70% ये चारों स्टेट्स कर रहे हैं। इनफैक्ट गुजरात अलोन 33% है। ये कंसंट्रेशन क्या कोई अचानक हुआ? नहीं, ये अचानक होने वाला नहीं है। ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसेंटिव, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी को देखते हुए ऐसा फेज दिया गया है। बाकी स्टेट्स में जैसे इंडिया के जो पॉपुलेटेड स्टेट्स है, जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हमेशा मार्जिन में रह रहे हैं। इनफैक्ट इन सब का मिला के कंट्रीब्यूशन 5% के आसपास है। और आपको देख के हैरानी होगा कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, जिसमें इंडिया के 8 स्टेट्स आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, उनका एक्सपोर्ट इकोनॉमी एकदम नेग्लिजिबल है, मार्जिनल देखा जा सकता है। तो इसको देखने वाली बात है कि जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 5400 किलोमीटर्स का जिसके ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर है जिनका, वो खाली 0.13% ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट्स करते हैं। फुल 8 स्टेट्स मिला के। इसमें ये राइटर एक्चुअली इस आर्टिकल में नॉर्थ ईस्ट रीजन की प्रॉब्लम्स को दिखाने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में एक भी मेंबर नहीं है नॉर्थ ईस्ट के। इनफैक्ट जो बोर्ड ऑफ ट्रेड, जिनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि इंडिया के एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी बनाए, तो उन पे भी कोई, ना कि मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, किसी भी नॉर्थ ईस्ट में कोई वहाँ पे वॉइस ही नहीं है। स्कीम्स जैसे रोड टैप, प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम, वो को रोल किया फैनफेयर के साथ में, काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, बैनर लगाए गए, यहाँ पे न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक सर्वे बजट में हाईलाइट किया गया। गुजरात टू तमिलनाडु इंडस्ट्रियल बेल्ट में ज़्यादा इनको हाईलाइट किया गया। बट जो हिल्स के रीजन है वहाँ पे ग्लोबल मार्केट का एक्सेस विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट लॉजिस्टिक और विदाउट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ये कैसे हो पाएगा? आप देखिए दोस्तों, ये राइटर का इसमें कहना है। इनफैक्ट 2024 में रिसेंटली तक DGFT ने जो अपना एक्सपोर्ट प्लान बनाया था 87 पेजेस का, उसमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है उनके लिए। तो सोचने वाली बात है एक दोस्तों, जिसमें हम लोग GS2 में इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका डेटा GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी हम इसका डेटा यूज़ कर सकते हैं, कैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को मार्जिनलाइज करके वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सिचुएशन हुई है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट और डेवलपमेंट दोनों अपोजिट है। अगर डेवलपमेंट होगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, और कॉन्फ्लिक्ट होगी तो डेवलपमेंट पक्का उसमें बहुत कम लेवल की होगी। अभी जो राइटर कहना है कि जो इंडिया के रिलेशन जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ भी अच्छे नहीं चल रहे। तो फ्री ट्रेड रिजाइम 2024 में स्क्रैप किया था, उसके कारण इंडिया और म्यांमार में रिलेशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो गई है। किनशिप, डेली लाइफ, इकोनॉमिक जो वहाँ पे इंटरवुमेन इकोनॉमिक्स थी उसको भी इफेक्ट हुई है। इनफैक्ट राइटर ये कहना है कि वहाँ पे कॉमर्स को छोड़ के खाली सर्वेलेंस वाली मैकेनिज्म यूज हो रहे हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह सर्वेलेंस करती रहती है। गवर्नमेंट, इकोनॉमिस्ट और बिजनेसमैन का उसमें स्मोक बहुत कम मार्जिनाइज हो गया है। वहाँ पे कॉरिडोर की जगह, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जगह कंटेनमेंट ग्रिड्स बनाए जा रहे हैं। काउंटर इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाई लेवल पे है। ऑपरेशंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को वहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है मार्केट डिमांड को के ऊपर। राइटर ये कहना है दोस्तों, वहाँ पे ये कहते भी कि ट्रूप्स मूवमेंट करती है पर गुड्स मूवमेंट नहीं करती है, वेयर गुड्स डू नॉट मूव ट्रूप्स डू। तो इसमें उनका ये कहना है कि हमें ऐसा इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो बेसिक स्टेट फंक्शन की, क्योंकि इकोनॉमी मूव करेगी रोड्स पे,
किसी मुहावरे पे, किसी स्टेटमेंट पे, किसी पे कहानी पे नहीं। हमें गोदाम चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, मार्केट इकोनॉमी बनाना है और लोगों का डेवलपमेंट करना है, ना कि कोई गवर्नमेंट का रूल पेपर, वाइट पेपर। और इसमें एंड में राइटर्स ये भी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो डेवलपमेंट का वेन्स है, आर्टरीज है, वो मिसिंग है। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि लद्दाख में जो 4 पॉइंट डिमांड्स उन्होंने की थी, अलग उनको स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेटहुड दिया जाए, अलग स्टेटहुड दिया जाए उनको, वहाँ पे लोगों के लिए रिजर्वेशन और गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन कम, और फोर्थ और 4 पिलर था उनका। तो उन्होंने अभी इसको देख वायलेंस का सिचुएशन हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। तो इसमें सोनम वांगचुक के ऑर्गेनाइज ने FCRA ने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और सोनम वांगचुक को भी अरेस्ट कर दिया गया है। तो उनके जो डिमांड थे 6 शेड्यूल में लाने की जो डिमांड है स्टेटहुड की, इससे उनके ट्राइबल एरिया को ऑटोनॉमी मिलेगी, रिजर्वेशन लोकल जॉब में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कही थी। तो वहाँ पे देखा जाए ना सिचुएशन दोस्तों कि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट है इसको 2 ही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन कर रही है। वहाँ उसका एक का बॉडी का नाम है ले एपेक्स बॉडी और दूसरा का नाम है KDA, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये जो लैब है ना दोस्तों, ये बुद्धिस्ट मेजोरिटी ले को रिप्रेजेंट करती है, और ये KDA है अलायंस, ये रिप्रेजेंट करती है मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल को। तो अभी सेंटर और इन आउटफिट्स में जो एग्रीमेंट हुई थी मई 2025 में, तो उन्हें कोर डिमांड्स को एड्रेस कर दिया गया था, जैसे 95 रिजर्वेशन लोकल्स के लिए, 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए, SDC ह्यूल डेवलपमेंट काउंसिल में डोमिसाइल क्राइटेरिया होना चाहिए, रिकग्निशन ऑफ लोकल लैंग्वेज, ये तो हमने पढ़ा था अभी कुछ महीने पहले, भोटी, पुर्गी, बाल्टी एंड सीना को मिला गया था। पर अभी जो ये हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, जो सोनम वांगचुक के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये पब्लिक वायलेंस से बदल गया दोस्तों। अब इसमें हाथ किसका है देखने वाली बात है। पर गवर्नमेंट का जो ये आयरन हैंड अप्रोच है, आयरन एंड हैंड अप्रोच को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हिल्स में जो लोग रहते हैं, उनका जो लीडर है सोनम वांगचुक, ये बहुत रेपुटेड लीडर है। ऐसे उन पे अगर कोई टेररिस्ट और फॉरेन फंडिंग का हम लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हो भी सकता है, तो इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और कोई फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग ना आए। देखिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। सऊदी पाकिस्तान डील्स ओपेंड्स इंडिया स्ट्रेटेजिक थॉट। इनमें राइटर का ये कहना है दोस्तों कि अगर जो अभी एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिनमें उन्होंने ये कहा था कि इस अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एज एन एग्रेशन ऑन बोथ। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान पे कोई डिफेंस अटैक होगा तो सऊदी अरब को मानेंगे उसका अटैक। इंडिया के लिए एक सेटबैक हो सकता है, क्योंकि पहलगाम में अभी ट्रेजेडी हुआ जिसमें पाकिस्तान, हम लोग बोल सकते हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। लश्कर ए तैयबा का जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एक्टिव है, उसने यहाँ पे क्लेम किया था पहलगाम अटैक के लिए। तो अभी पाकिस्तान को इस अटैक के बाद इंडिया ने आइसोलेट करने की काफ़ी कोशिश की है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। एंटी टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म और के लिए इंडिया हमेशा आगे रहती है। इंडिया का इनफैक्ट ये ग्लोबल डिमांड है, इवन यूएन जनरल असेंबली में इसकी इंडिया टेररिज्म के सख्त खिलाफ है। तो ये जो पहलगाम अटैक हुआ, इसके बाद ये जो सिचुएशन बनी थी इंडिया और पाकिस्तान में 1971 के बाद, ऐसा सिचुएशन मिलिट्री एक्सचेंज वाला पहली बार बनी थी, राइटर का ऐसा कहना है। तो इंडिया का जो रियाद के लिए जो इंटरेस्ट है वो पेरिफेरल है, बट ऐसा राइटर कहते हैं पाकिस्तान के लिए ये ऐसा सिचुएशन एक तीर से 2 निशाना किया जाए। अभी इससे क्या होगा कि न्यू दिल्ली और किंगडम का जो इंटरेस्ट है इसमें थोड़ा ऑपोजिट सा दिख रहा है। अभी जो किंगडम और पाकिस्तान में जो रिलेशन है, ये जो इससे एक नया रिलेशन की शुरुआत कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जिसको एक मॉनेटरी
तो असिस्टेंस की ज़रूरत है, जो अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग अपना मिलिट्री फोर्स इस्लामिक कंट्री में एक्सचेंज कर सकती है। पहले भी सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री फोर्स उनको दिया है, और इस्लामिक कंट्री में एक पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो ये उनके ये ही एक रीज़न है। अभी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, यूएस ने बैकआउट कर दिया है वेस्ट एशियन रीजन से, तो सिचुएशन क्रिटिकल है। इसको देखते हुए सऊदी अरेबिया का एक हेजिंग पॉलिसी माना जा सकता है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है। नेशनल इंटरेस्ट के लिए लोग कुछ भी करते हैं। तो पाकिस्तान जो न्यूट्रल आर्सेनल कंट्री है, और पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है कि सऊदी अरेबिया में जो मक्का मदीना एरिया है उसको वो प्रोटेक्ट करेगी। पर पहले जो ईरान का अटैक हुआ था सऊदी अरेबिया में, जो वहाँ के ऑयल फील्ड पे अटैक हुआ था, उसमें साउथ पाकिस्तान गवर्नमेंट नवाब शरीफ में बैकफुट में आ गई थी, तो रिलेशन में थोड़े प्रॉब्लम हुए थे। पर अभी जो सिचुएशन चल रहा है, कतार में इसराइल ने अटैक किया था जिसमें कुछ 4-5 हमास के लीडर, एक कतारी ऑफिशियल की मौत हो गई थी। चाहे यूएस ने भी उनके को साथ सपोर्ट नहीं किया। यूएस ने कहा कि अब से ऐसा नहीं होगा, पर जो वेस्ट एशिया में वॉइड है उसको चाइना फिल करने की कोशिश कर रहा है। पर सऊदी अरेबिया को पता है कि अभी सिचुएशन ऐसा है कि उसको खुद पे ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, और खुद पे निर्भर बनने के लिए बायलेटरल रिलेशन, जो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्सेनल कंट्री है, वो इससे काफ़ी मदद कर सकता है। इसको देखते हुए सऊदी अरेबिया ने ऐसा स्टेप लिया किया है। राइटर का ये कहना है दोस्तों कि अपना इसमें जो ओपन डिबेट है दोस्तों, इसमें ओपन टॉपिक है। वेस्टर्न प्रेस ने भी ऐसा कहा है कि ये कुछ अचानक होने वाली चीज़ नहीं है। काफ़ी सालों से ये बात चल रही थी, 3-4 सालों से ये बात चल रही थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा कि वो भी इस डील के बारे में पहले अवेयर थे। तो अभी जो राइटर कहते हैं कि अभी फॉल्स अंडरस्टैंडिंग चल रही है कि इंडिया बल्ज हो रही है वेस्ट एशिया में, पर अभी जो इस्लामिक कंट्री अरबन स्टेट्स में जो वेज है, वेज चल रही है, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है दोस्तों। जो रियाद है वो भी ऑटोनॉमी, मल्टीपोलरिटी, मल्टी एंगलमेंट की बात करती है, और इंडिया का भी सेम फॉरेन पॉलिसी है। दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर पॉलिसी है। तो इंडिया को भी अपना नेशनल इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को कर्व करना पड़ेगा, वेस्ट एशियन कंट्रीज का अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। पर वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो भी तो ऐसा चाहती है अपना स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी, वो भी अपना नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो ऐसा डिसीजन लेगी। तो इंडिया को ये रिक्स में अपना प्रोटेक्शन नहीं खोना है, और इसमें इंडिया को राइटर का ये कहना है कि फैन सिटिंग करना नहीं है, और एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच लेना है, एक पाथ चूज करना है। आइडियलिस्टिक व्यू को हटा के पैसिफिस्ट का रोल जो इंडिया अपनाती है नॉर्मल इंटरनेशनल सीनियर है, उसका हटा के ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करे, और फ्यूचर में इंडिया का रिलेशन अच्छा करे, और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के आए इंडिया दोस्तों। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि वेस्टर्न अमेरिकन ड्रीम डेड फॉर इंडियंस। राइटर का ये कहना है कि यूएस जो पहले 15 बिलियन कमाती थी ट्यूशन फी फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट, 10 बिलियन लिविंग एक्सपेंस है, वो भी उनके कम होंगे। स्टेम टैलेंट जो H1 वीज़ा परस्यू करते हैं, स्टेम टैलेंट साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो ये है तो परस्यूइंग टॉप क्लास। तो इसमें ये राइटर ये कहना है कि एलोन मस्क वो भी तो साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के थे, हाफ कंट्री के थे, और कैनेडियन डिसेंट के थे। टेस्ला सत्या नडेले उसको लीड कर रही है, और माइक्रोसॉफ्ट सुंदर पिचाई उसको लीड करते हैं। सुंदर पिचाई गूगल को लीड करती है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट लीड करती है, और एलोन मस्क ने टेस्ला बनाया था। तो इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ये पॉलिसी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पॉलिसी है। अभी जो दोस्तों इसमें ये राइटर में एसी की बात इसमें आर्टिकल किया गया है। तो एसी के माध्यम से कैसे राइटर्स ने कहा कि डेवलप अंडर डेवलप कंट्री में कैसे गैप है दोनों कंट्री के बीच में। अभी ऐसा हुआ है कि राइटर का ये कहना है कि जो अंडर डेवलप कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे 5% लोगों के पास ही एसी है। बाकी फॉरेन कंट्रीज में 90% लोगों के पास एसी है। यूएस में 2020 के डेटा के अनुसार, ना जापान और यूएस में। सेंट्रल एशिया में 22% है, सेंट्रल एशिया साउदर्न अमेरिका में, और सब सारा निकरा में 6% है। इंडिया में खाली 5% है। WHO का रिपोर्ट भी है दोस्तों, हीट एक्सपोजर से कैसे 5 लाख के आसपास वर्ल्ड में डेथ होता है। और इसमें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी ने कहा कि इंडिया को 20 बिलियन यूनिट सेव करने पड़ेंगे। इसमें 10,000 करोड़ इंडिया सेव कर सकती है। 20 बिलियन यूनिट्स, 10,000 करोड़ अमाउंट जो हो सकती है।
अब एसी और ये रिपोर्ट कहा गया कि कैसे गवर्नमेंट अभी कह रही है स्ट्रिक्ट मेजर लाने के लिए, नहीं 20 डिग्री तो 28 डिग्री सेल्सियस में 24 डिग्री सेल्सियस ऐसा बना के चले के रेस्ट्रिक्शन करने की कोशिश कर रही है। तो राइटर इसमें कहना है कि ये रूल जो लगाए जा रहे हैं कि इंडिया में इसमें क्या इम्पैक्ट होगा, तो एक जनरल लेवल पे है राइटर दोस्तों, एक नॉर्मल टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं। रशिया और इंडिया जो अभी ब्रिक्स में ग्रेन एक्सचेंज प्लान टू बूस्ट एग्रीकल्चर ट्रेड टाइस डिस्कस किए हैं दोनों ने नेशनल प्लान। तो ये मोदी जी और वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड फूड 2025 प्रोग्राम जो न्यू दिल्ली में हुआ था उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे ग्रीन एक्सचेंज प्लान किया जाए दोनों के बीच में, जाके एग्रीकल्चर ट्रेड दोनों पे अच्छा हो। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो गैगिंग ऑर्डर इशू किया था गवर्नमेंट ने परंजय गुहा ठाकुरता के खिलाफ, तो वो प्रिवेंट किया गया था, जिससे अदानी इंटरप्राइज के खिलाफ वो कंप्लेन नहीं कर सकते थे या कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली कोर्ट ने इसको स्टे किया है। अभी देखते दोस्तों कि डीजीएफटी ने अभी जो सिल्वर इंपोर्ट्स बढ़ी थी, तो डीजी ने अभी कर इम्पोज किया है। सिल्वर का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया था, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट सिल्वर अप्रैल जून में हुआ था प्रीवियस ईयर के मुकाबले, तो इसको देखते हुए अब किया है। तो और ये जो कहना है कि मैक्सिमम सिल्वर इंपोर्ट इंडिया में थाईलैंड से हुआ इस बीच में। कॉफ़ी बोर्ड टू होल्ड यूरोपियन यूनियन रूल अवेयरनेस प्रोग्राम। अभी देखे ना दोस्तों कि ये यूरोपियन यूनियन ने डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन प्लान लेके आई थी, जो दिसंबर 30 से लागू होगा एक्सपोर्टर्स पे। तो इससे दिसंबर 30 जो लेके आई थी, तो कॉफ़ी इज़ नॉट लिंक टू डिफॉरेस्टेशन आफ्टर 31 दिसंबर 2022 प्रूफ। तो उनको बोला ये प्रूफ देने के लिए कॉफ़ी कैसे डिफॉरेस्टेशन लिंक नहीं हो। दोस्तों आपको पता हो कॉफ़ी बनाने के लिए भी पेड़ को काटा जाता है। तो ऐसा यूरोपियन यूनियन का कहना है कि कॉफ़ी बनाने के लिए पेड़ को काटे गए थे, कितने पेड़ को काटा गया था, तो ऐसा एक रिपोर्ट मांगा है उन्होंने। तो एक प्रूफ उनको जमा करना पड़ेगा। कोई भी अगर वो प्लांटेशन ड्राइव कुछ भी अगर इंडस्ट्री करेंगे तो उससे कितना पेड़ को काटा गया था, इन्वायरमेंट कितनी हानि हुई थी, इसको देखते हुए ये कॉफ़ी बोर्ड, इंडिया की जो कॉफ़ी बोर्ड है वो ऐसा रूल बनाएंगे, रूल अवेयरनेस प्रोग्राम जनरेट करेंगे, इंडिया में फैलाएंगे, क्योंकि इंडिया कॉफ़ी का एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे हमने जो रिलीजियस लीडर, एक्सट्रीमिस्ट लीडर है तहरीक लबाइक पाकिस्तान इस्लामिक पार्टी है कि अहमदी होम्स को अटैक किया गया और शॉप्स पाकिस्तान ओवर द ब्यूरियल ऑफ अहमदी वुमेन इन अ लोकल ग्रेवयार्ड। ये शर्मनाक बात है दोस्तों, ये पाकिस्तान में अहमदी वुमेन का लोकल ग्रेवयार्ड में अगर उनको लाश राइट्स करते हैं, तो उनको ऐसा क्यों मतलब प्रोटेस्ट करेंगे एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस लीडर्स पाकिस्तान में। एंड में जाकर उन्हें कहीं दूसरी जगह दफना गया, तो वहाँ पे कुछ वायलेंस वाली सिचुएशन भी हुई थी, काफ़ी को इंजरी हो, टोट लगा। ये बहुत नैरो माइंडेड अप्रोच दिखाती है पाकिस्तान में इस्लामिक यहाँ पे जो पार्टी है तहरीक लबाइक इस्लामिक पार्टी है, इनका बहुत नैरो अप्रोच दिखाया जाता है। बदल के आना है दोस्तों, रिफॉर्म्स करना है, रिफॉर्म्स इन द पॉजिटिव अप्रोच। लेकिन मी नो जस्टिस पैलेस्टाइन इज नॉट फ्रीड, ऐसा बस जो पैलेस्टाइन लीडर है उनका यूनियन जनरल है, जिनको मीट करने नहीं दिया, उनको वीज़ा कैंसिल कर दिया गया था पैलेस्टाइन लीडर, उन्होंने वर्चुअल समिट में ऐसी बात कही। तो पैलेस्टाइन अथॉरिटी प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा उन्होंने, तो उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन की डिमांड की है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमास का इसमें रोल कुछ नहीं होगा व्यवहार। तो ये एक हमास के लिए सिचुएशन बन सकती है कि हमास का उसमें स्टिक्स नहीं होगा, पर पैलेस्टीनियन जो रिप्रेजेंट करती है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को क्लेम करते हैं कि नहीं, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को दोनों वो खुद ही रिप्रेजेंट करता है। इसको देखते हुए दोस्तों ये था टॉपिक। लास्ट टॉपिक है आज का हम लोग, श्रीलंकन being trafficked to fight रशिया वार इन यूक्रेन। ऐसा कहा गया कि श्रीलंकन लोग हैं, स्पेशली तमिल मेजोरिटी एरिया है वहाँ, जाफना वाले एरिया से, वहाँ से लोगों को लाया गया और रशिया में फाइट में उनको लाया जा रहा है। दोस्तों एक कंसर्न है। दोस्तों नेक्स्ट आज के ये टॉपिक थोड़ी देर में फिर मैं लेके आता आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक। आज का इस टॉपिक को यहीं पे हम लोग होल्ड करते हैं दोस्तों, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।